So good afternoon to all the dearest one which are waiting for the next video. आज अपन कंटिन्यूशन करेंगे पिछले लेक्चर का। पिछले लेक्चर में आपने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। आपने देखा था जैसे अपना घर 3 डायमेंशन में होता है, ऐसे ही जो क्रिस्टल का घर होता है, जैसे कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस, वो भी 3D में होता है, यानी 3 डायमेंशन में घर होता है क्रिस्टल का। अपना घर जब बनता है तो आपको पता है कि पहले दिन अपना 3D का स्ट्रक्चर नहीं बन के खड़ा हो जाता, बल्कि हम पहले एक दीवार उठाते हैं, यानी 1 डायमेंशन में बनता है, फिर हम 2D करते हैं, फिर हम 3D में जाते हैं। ऐसे ही आपने पिछले लेक्चर में क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन पढ़ा था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूंगी 5 मिनट, जिसके अंदर मैंने जो पार्टिकल्स थे उनको मैंने संतरों से आपको समझाया था कि अगर अपन ने एक रो में एक संतरे ऐसे इस तरह से रख दिए हैं, तो ये 1 रो जो है, इसमें एक संतरा अगर कोई बीच में देखोगे तो उसके आसपास 2 संतरे होंगे, यानी नियरेस्ट नेबर्स 2 हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा? 2 था। इसके बाद हमने फिर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन पढ़ा था। उसमें आपको याद है 2 तरह की हमने देखी थी, एक था स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और एक था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हमने देखा था कि जैसे अगर हमारे पास 6 संतरे रखे हैं तो उसी के एक ही, मतलब जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ पर 6 संतरे, फिर 6 संतरे, फिर 6 संतरे, बिल्कुल ऐसे जमे हुए हैं कि वो वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी एक जैसे अलाइन है, सिमेट्रिकल फैशन में। तो इसे हमने कहा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों कहा था? क्योंकि इसके अंदर अगर हम एक स्फेयर देखेंगे तो उसके आसपास उसके नेबर्स जो है 4 स्फेयर्स हैं। तो नियरेस्ट नेबर्स 4 था, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 था। और जब हम इन 4 स्फेयर्स को मतलब एक साथ जोड़ते थे तो हमें दिखता था कि एक स्क्वायर मिलता है, इसलिए इस पैकिंग का नाम दिया गया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। फिर हमने इसका सेकेंड टाइप पढ़ा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। उसमें आपको याद है कि जो स्फेयर जमी थी वो एक जैसी नहीं जमी थी, वो स्टैगर्ड या जिगजैग मोशन में जमी थी। अगर पहले वाले रो में 8 संतरे हैं तो हर 2 संतरों के बीच में एक संतरा रखा है, तो ये सेकेंड लेयर है। इस तरह से हमने हर 2 संतरों के बीच में एक संतरा रख दिया था। तो जो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो रोज थी वो एक जैसी थी, तो ए टाइप था। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड रो अलग है, थर्ड रो फिर फर्स्ट रो जैसी है, तो इसका नाम था ए बी टाइप। तो ये हमने ए बी टाइप वाला स्ट्रक्चर पढ़ा। इसमें आपने देखा था कि एक स्फेयर के आसपास 6 स्फेयर्स हैं, तो इसको नाम दिया गया था, मतलब नियरेस्ट नेबर्स या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था यहाँ। और इस जब ये 6 स्फेयर्स को आप ज्वाइन करते हैं टुगेदर, यू विल बी गेटिंग अ हेक्सागोन। हेंस द स्ट्रक्चर इज गिवन बाय द नेम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यहाँ तक हो गया था। फिर हमने बताया था कि एक्चुअल जो रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 3D में होते हैं। तो फिर हमने स्टार्ट किया था क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में मैंने आपको एक तरकीब बताई थी, अभी अपन ने पढ़ी थी कि अगर हमारा जो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जो है, जो फर्स्ट लेयर हमारा स्क्वायर क्लोज पैक लेयर है, अगर उसी लेयर का, ये फर्स्ट लेयर है स्क्वायर क्लोज पैक, बिल्कुल जिसमें रोज एक जैसी हैं, उसी के ऊपर हमने जस्ट उसके ऊपर जमाना शुरू कर दिया तो हमारा बढ़िया मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग दिख जाएगा हमें। इसको हम सिंपल क्यूबिक मतलब वो कहते हैं अरेंजमेंट, और इसके अंदर जो यूनिट सेल थी वो हमारी सिंपल यूनिट सेल थी। तो ये पूरा मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अब मैं आपको वो डायग्राम से एक दफ़ा और एनरिच कर देती हूँ, उन डायग्राम से जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे, ताकि आपको एक दफ़ा जो मैंने पूरा भी रिवाइज करवाया है दिमाग में आपके बैठ जाए। अगर आपको याद है कि पिछले क्लास में ये क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का डायग्राम सबको दिख रहा है। यहाँ पर ये जो स्फेयर्स हैं, एक स्फेयर के आसपास 2 नियरेस्ट नेबर हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था। और फिर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ये सारे पॉइंट्स जो आपको भी मैंने दोहराए कि सेकेंड रो की जो स्फेयर्स हैं वो जस्ट फर्स्ट रो के ऊपर हैं, अलाइन कर रही हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, एक के ऊपर एक। ए टाइप है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्क्वायर बनता है जब जुड़ती हैं। ऐसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में स्टैगर्ड मैनर में जमी हुई है सेकेंड रो की स्फेयर्स, और फर्स्ट रो और थर्ड रो एक जैसा है, सेकेंड और फोर्थ एक जैसा है, तो ए बी टाइप है। और जब जोड़ोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और जब जोड़ोगे तो एक हेक्सागोन बनेगा, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है। और ये तक अपन ने देखा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में खाली जगहें हैं, ट्राइंगुलर वॉइड्स, जिनका एक रो में एपेक्स बिलो है अगर, तो एक रो में अपेक्स अपवर्ड है, एक में डाउनवर्ड है तो एक में अपवर्ड है। ये पूरा पढ़ लिया था आपने।
उसके बाद हमने क्लोज पैक इन 3 डायमेंशन में आपको ए पढ़ाया था, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। इसमें भी वही बात जो अभी समझाई गई है कि जब सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैक लेयर हम जमाते हैं फर्स्ट के ऊपर तो अरेंजमेंट बिल्कुल सेम ट्रेंड को फॉलो करता है कि सेकेंड लेयर स्फेयर जस्ट आर अबव द फर्स्ट लेयर स्फेयर्स, और दोनों स्फेयर्स परफेक्टली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइंड है। लेटिस का नाम है सिंपल क्यूबिक लेटिस और यूनिट सेल का नाम है प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ तक पूरा पिछली क्लास में हो गया था। अब 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक था। आज हमारी क्लास शुरू होगी यहाँ से बी से। क्या है आपका बी? यहाँ से शुरू हो रही है हमारी क्लास इस बी से। बी क्या कह रहा है? 3D क्लोज पैकिंग, या आप हेडिंग डालेंगे जस्ट थर्ड में, थर्ड का ए पढ़ लिया था, थर्ड का बी पढ़ेंगे। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। ठीक है, 3D क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। ठीक है, जो हेक्सागोनल तुम्हारा था उसके ऊपर हम 3D क्लोज पैकिंग करेंगे। इसमें हम सेकेंड लेयर को रखेंगे। फर्स्ट लेयर तो आपके दिमाग में सबके दिमाग में है, ये 8, फिर ये 7 संतरे, फिर ये 8, फिर ये 7, मतलब ए बी टाइप जो पिछली क्लास में अपने डिटेल में पढ़ा था। उस फर्स्ट लेयर पे हम जो जैसा का जैसा फर्स्ट लेयर पिछली क्लास में पढ़ा था उसके ऊपर हम सेकेंड लेयर को जमाएंगे। तो हम सेकेंड लेयर को जो जमाएंगे उसके 2 तरीके हैं जमाने के। पहले मैं आपको डायग्राम से पूरा अच्छी तरह समझा दूं, फिर अपन लिखेंगे, जब जाके हमें समझ में बहुत बढ़िया आती है। तो अपन डायग्राम से पहले समझा रहे हैं और अपन बहुत डेप्थ में डायग्राम पे जाएंगे ताकि अपन को बहुत अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, अब जो आपका डायग्राम है वो डायग्राम आप देखेंगे बहुत बड़ा करा है मैंने डायग्राम को, ताकि आप सबको बहुत अच्छी तरह वो डायग्राम मतलब समझ में आ गया एक दफ़ा। फिर आप उसको डिपेक्ट करोगे, आप उसके बारे में कभी भी अपने आप लिखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये डायग्राम है आपका, ये बहुत बड़ा डायग्राम मैंने पूरा यहाँ पर इस तरह से डायग्राम एक वो कम कर दें ताकि आ जाइए। ये आपका डायग्राम है, काय का डायग्राम है ये किस तरह से सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैक पे रखा जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको चीज़ समझाना चाह रही हूँ। देखिए आप, ये जो ऑरेंज कलर से लेयर है ना, ये जो ऑरेंज से स्फेयर्स हैं, ये ऑरेंज कलर से जो स्फेयर्स हैं, ये दिमाग में रखना फर्स्ट लेयर की स्फेयर्स हैं। तो जो ऑरेंज कलर से स्फेयर्स हैं वो फर्स्ट लेयर की स्फेयर्स हैं। कौन सी वाली? ऑरेंज कलर वाली स्फेयर्स फर्स्ट लेयर की स्फेयर्स हैं। ये दिख रही है पूरी ऑरेंज कलर वाली। हर ये जो पूरी ऑरेंज है, ये जो रेड कलर की स्फेयर्स हैं बेटा, ये सेकेंड लेयर की स्फेयर्स हैं। तो फर्स्ट लेयर की स्फेयर्स पे सेकेंड लेयर की स्फेयर्स कैसे आ रही हैं कि हर 3 स्फेयर्स के ऊपर एक स्फेयर आ रही है। जैसे मान के चलो, अगर आपके 3 संतरे रखे हैं, उन 3 संतरों पे एक संतरा रख दिया आपने, इसे कहा जाएगा 3 संतरे एक ही प्लेन में रखे हैं, उन 3 संतरों पे एक संतरा रख दिया। बिल्कुल आप इमेजिन करोगे आंख बंद करके, इमेजिनेशन चाहिए, यहाँ ज्योमेट्री आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने होगा। अंडरस्टूड? फर्स्ट लेयर स्फेयर्स आर अरेंज इन सच अ वे इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक के 8 स्फेयर्स देन 7, 8 देन स्फेयर लाइक स्टैगर्ड मैनर। अब इस अरेंजमेंट में जब हर 3 स्फेयर के ऊपर एक संतरा रखा जाएगा, यानी वो स्फेयर यानी एटम, तो ये ऐसा शेप दे रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये जो आपके रेड कलर की जो स्फेयर्स हैं, ये पूरी स्फेयर्स हैं हर 3 पे। हाँ, गौर से देखोगे दिखेगा। देखो ये मैं एक डॉट लगा रही हूँ, ये एक ऑरेंज कलर की स्फेयर आपकी दिख रही है आपको, ये ऑरेंज कलर की स्फेयर, एक ये ऑरेंज कलर की स्फेयर और एक ये ऑरेंज कलर की स्फेयर, ये 3 दिख रही हैं। इनके ऊपर ये रेड कलर की एक स्फेयर आ रही है। क्या बढ़िया डिपेक्ट कर रहा है इस डायग्राम में हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड का सेकेंड लेयर। फर्स्ट लेयर सबके दिमाग में है, ये सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर का मतलब, सेकेंड लेयर जो HCP पे जमता है ना, उसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि सेकेंड लेयर ऐसा जमे कि हर 3 स्फेयर के ऊपर एक स्फेयर आ जाए। जब इस तरह से अरेंजमेंट होता है बेटा, ध्यान रखना, तो ये आपके ट्रायंगुलर वॉइड से देखो, ये सबको दिख रहा है ट्रायंगुलर वॉइड के वहाँ O लिखा है, तो मतलब ये अरेंजमेंट में पूरे ट्रायंगुलर वॉइड जो है वो छुपेंगे नहीं, कुछ उनमें खाली जगह बचेगी, वो हम बताएंगे बाद में। वो खाली जगह का नाम ऑक्टेडल वॉइड दिया है, वो बाद में बताएंगे। अब एक ध्यान से समझने के बाद दिमाग में चलाओगे, फिर एक इमेजिनेशन, ध्यान से सुनना। ये 3 संतरे हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक संतरा रख दिया। जब तुमने उसके ऊपर एक संतरा रखा तो चिपक नहीं जाएगा। अगर आप अंदर से कोई देखेगा इस स्ट्रक्चर को, तो 3 संतरे और उसके ऊपर जो एक संतरा रखा है, उनके बीच में एक खाली जगह होगी।
मतलब 4 स्फेयर को जो जोड़ रही, 4 स्फेयर जोड़ने के बाद एक अंदर एक खाली जगह होगी, वो खाली जगह का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड. यू नो व्हाई इट इज गिवन द नेम टेट्राहेड्रल वॉइड? बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग 4 स्फेयर्स and the shape is like a tetrahedron. When the 4 spheres are joined, 3 in one layer, 3 santras in one layer and 1 santra on above. So when you join all these 4 spheres, you will be getting a void in between inside. This void is given by the name T here. It is not triangular void, it is a tetrahedral void. आई बात समझ? इतनी बात समझ आ गई. अब मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिपेक्ट करके बताऊंगी अपने आप, फिर से यही वाला सेम डायग्राम मैं अपने आप बनाऊंगी ताकि आप इसको समझ पाएं. सेम डायग्राम में बना रही हूं अब अपने आप. एक मिनट आप मेरे साथ रहेंगे, ध्यान में रहेगा आपको. देखिए मैं आपको सेम डायग्राम यहाँ बनाया है मैंने, आप कहो तो फिर से मैं उसको बना के बताती हूँ आपको, ताकि आपको दिमाग में रहे कि अपन कर क्या रहे हैं. बिकॉज ये चीज़ बहुत समझने की है. एक दफ़ा आपको समझ आ गया ना, देन यू विल फील वेरी वेरी गुड. एंड आप पूरी जो अरेंजमेंट है वो अपने आप लिख लो कि मैं इसको पूरा मिटा के ना, मैंने बना दिया था लेकिन मैं फिर से सोच रही हूँ आपको बना के बताऊँ, मिटा के इसको कि अपन क्या यहाँ डिपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है बेटा, जो आपने अभी देखा है उसको अपन फिर से डिपेक्ट करेंगे. इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो. इफ़ यू नो द डायग्राम एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला आपको, अपन हेक्सागोनल क्लोज पैक के लेयर बना रहे हैं. फिर से वही जो बनाया था वही बना रही हूँ, पर सिर्फ समझाने के लिए फिर से मैं बना रही हूँ. जैसे ये आपका, ठीक है, ये आपकी स्फेयर्स हैं. 1 रो बना रही हूँ मैं. हेक्सागोनल की छोटी बड़ी बन जाती हैं, बल्कि वो एक जैसी हैं. अपन कॉपी में आपकी लाइंस होती हैं तो आपकी एक जैसी बन जाती हैं. यहाँ पर मेरे पास लाइंस नहीं होती तो अच्छी तरह नहीं बनती. अब हर 2 के बीच में ये एक स्फेयर है, हर 2 के बीच में एक स्फेयर है, ये हर 2 के बीच में एक स्फेयर है, ये दिख रहा है. हर दो संतरों के ऊपर एक संतरा. वो मैं जो संतरों से समझा रही थी वो बहुत बढ़िया समझ में आता है. ये हो गया. फिर अब जो थर्ड लेयर थी बिल्कुल बिल्कुल किस जैसी थी बेटा? फर्स्ट लेयर जैसी ना, याद है आपको? थर्ड लेयर आपकी जो थी बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसी थी. ये आपकी थर्ड लेयर बन रही है. और फिर जो आपका फोर्थ लेयर है इसके अंदर, वो बिल्कुल वही वाला है, सेकेंड लेयर जैसा. मतलब हर 3 संतरों के बीच में एक संतरा. क्या आपका बन गया. ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक है जो पिछली दफ़ा भी अपन ने बनाया था. ये यहाँ पर अपन ने बनाया था, ये आपका बनाया नहीं था बल्कि डायग्राम में दिखाया था. ठीक है, अब इस डायग्राम के ऊपर ये फर्स्ट लेयर है HCP की. सेकेंड लेयर लगेगा, फिर थर्ड लेयर लगेगा जब 3D में आएगा स्ट्रक्चर, और आपका मतलब पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा. तो अब जब आपका इसके ऊपर जो रख रहे हैं, देखो ये 3 के ऊपर, ये मैंने समझा, ये 3 के ऊपर एक स्फेयर, ये 3 के ऊपर एक स्फेयर, ये 3 के ऊपर एक स्फेयर, 3 के ऊपर एक स्फेयर, दीज 3 के ऊपर एक स्फेयर, अगेन 3 के ऊपर एक स्फेयर. ये अब ये क्या है कि एकदम से जब आप देखते हो तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होने लगते हो, लेकिन जब समझ जाएगा बच्चा कि मैडम ने करा क्या था, मैडम ने कोई नया काम नहीं करा था. मैडम ने ये एक स्फेयर बनाई थी, मतलब एक क्रॉस सेक्शन बना रही, छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन बना के बता रही हूँ. ये 3 संतरे थे, इन 3 संतरों पे मैडम ने एक संतरा रख दिया था. बस अब इतना, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन की नीड है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया. अब ये जो 3 ब्लैक स्फेयर्स हैं और इसके ऊपर जो रेड स्फेयर्स रखी है, ये इनके अंदर जो जगह है खाली, उस जगह को क्या कहा जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड. Why it is given the name children tetrahedral void? Because it joins 4 spheres and shapes like a tetrahedron. तो ये पहला तरीका है कि सेकेंड लेयर HCP का जो फर्स्ट लेयर क्लोज पैक है उस पर सेकेंड लेयर जमाने का 2 तरीका है 2D 3D में. तो ये पहला तरीका बताया है अपन ने भी. ठीक है, तो अब आप डायग्राम अभी नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आपको बनाना भी हो तो आप बाद में बुक में से बना सकते हो देख के. अभी आप लिखेंगे, देखो आपने क्या लिखा है, आप ये लिखें मेरे साथ, अब जल्दी से सब लोग लिखेंगे. बी लिखेंगे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स. लिखें जल्दी से, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स. कल पढ़ा था पिछली क्लास में 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स, और आज पढ़ रहे हैं अपन 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स. ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे इट कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स ओवर द अदर, वन ओवर द अदर. तो इट कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स
वन ओवर दी अदर, एक के ऊपर एक रखने से आएगी। अब इसका पहला मेथड 1 लिखेंगे, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के ऊपर हम, फर्स्ट लेयर क्या है आपका HCP वाला, उसके ऊपर हम सेकेंड लेयर रख रहे हैं। तो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर व्हाट, ओवर द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट पैटर्न। सेकेंड लेयर जब रखोगे आप तो दो तरीके के पैटर्न हैं, अभी हम फर्स्ट पैटर्न बता रहे हैं, फिर हम सेकेंड पैटर्न आपको बताएंगे। तो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर में फर्स्ट पैटर्न जो हम बता रहे हैं आपको, उसका आप पहला पॉइंट लिखेंगे, ये डायग्राम आप बाद में बनाएंगे। उसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ से, ये पहला पॉइंट है, क्या लिखेंगे, हेयर द फर्स्ट लेयर, एग्जाम्पल ए, फर्स्ट लेयर को हम ए मान रहे हैं, एंड सेकेंड लेयर स्फेयर्स आर इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर स्फेयर। व्हाट्स द मीनिंग, कि सेकेंड लेयर स्फेयर्स आर इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर स्फेयर, मतलब बिल्कुल यही मतलब है ये वाला, कि हर 3 स्फेयर के ऊपर एक स्फेयर आ रही है उसके डिप्रेशन में। जहां पर जैसे ये 3 संतरे रखे, हर जगह बीच में जरा सी थी, उसके ऊपर एक संतरा आ गया, ये मतलब है। क्योंकि आप समझ कितना भी लो, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको अपनी कॉपी में जब डिपेक्ट करना है तो आपको साइंटिफिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो हेयर पहला पॉइंट डालेंगे सब लोग, हेयर द फर्स्ट लेयर एग्जाम्पल ए, कॉमा सेकेंड लेयर स्फेयर्स आर इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर स्फेयर। ये पहला पॉइंट सबने लिख लिया। अब आप सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, एज द स्फेयर्स ऑफ द टू लेयर्स, एज द स्फेयर्स ऑफ टू लेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली, है ना, फर्स्ट लेयर की स्फेयर अलग तरीके से है और सेकेंड लेयर की बिल्कुल अलग तरीके से आ रही हैं, सेकेंड लेयर में 3 के ऊपर आ रही हैं। तो एज द स्फेयर्स ऑफ द टू लेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली, हेंस सेकेंड लेयर इज कॉल्ड बी। सेकेंड लेयर को क्या कहेंगे अपन, बी कहेंगे। फिर से समझो अच्छी तरह, मतलब फर्स्ट लेयर आपके दिमाग में है, फर्स्ट लेयर में 8 संतरे, फिर 2 के बीच में मतलब 7 जैसे, फिर 8, फिर 7 जैसा, ए बी। सेकेंड वो रोज थी, अब सेकेंड लेयर आ रहा है, सेकेंड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर से अलग है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो पिछली क्लास में पढ़ी थी उसमें सेकेंड थर्ड सारे लेयर एक जैसे थे, यहाँ पर एक जैसा नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट लेयर दिमाग में सबके है, सेकेंड लेयर जब आ रहा है तो हर 3 संतरों पे एक संतरा आ रहा है, तो ये बिल्कुल अलग लेयर है। अब जब थर्ड लेयर आएगा बेटा, वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसा आएगा, जैसे फर्स्ट लेयर में था ना, स्टैगर्ड मैनर में थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो फर्स्ट और थर्ड एक जैसा हो जाएगा। फिर थर्ड के ऊपर हर 3 संतरों पे एक संतरा आएगा, मतलब थर्ड फोर्थ जो आ रहा है वो सेकंड जैसा हो जाएगा, इसलिए ए बी टाइप कहेंगे। तो सेकंड पॉइंट आप सबने लिख लिया होगा कि एज द स्फेयर्स ऑफ टू लेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली, हेंस सेकेंड लेयर इज कॉल्ड बी। ठीक है, अब आ रहा है आपका थर्ड पॉइंट, मतलब पहला लेयर ए है, सेकेंड लेयर बी है। अब थर्ड पॉइंट आपका आ रहा है, थर्ड पॉइंट में हेयर व्हेन सेकेंड लेयर स्फेयर्स आर अरेंज्ड, व्हेन the second layer spheres are arranged on the first layer, then all the triangular voids, ये टीवी क्या है यहाँ, टेट्राहेड्रल नहीं है, ये है ट्राइंगुलर। जो आपके वहां पर ट्राइंगुलर वॉइड्स थे, आपने पढ़ा था ट्राइंगुलर वॉइड्स का अपेक्स एक रो में अपवर्ड है, एक रो में डाउनवर्ड है, वो उनकी बात चल रही है। तो जब ये सेकेंड लेयर की स्फेयर्स जमी जाती हैं हर 3 के ऊपर एक, तो कह रहा है कि सेकेंड लेयर स्फेयर्स आर अरेंज ऑन द फर्स्ट लेयर, देन ऑल द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर आर नॉट कवर्ड। सारी जो ट्राइंगुलर वॉइड्स हैं फर्स्ट लेयर की, वो पूरी कवर नहीं होती है ना, तो ऑल दी ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर आर नॉट कवर्ड, कुछ उसमें खाली रहती है जहां पर अपन ने ओ लगाया था वहां डायग्राम में। ठीक है, लिख लिया। तो व्हेन द सेकेंड लेयर स्फेयर्स आर अरेंज ऑन द फर्स्ट लेयर, देन ऑल दी ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर आर नॉट कवर्ड। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए, क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट, व्हेन द स्फेयर ऑफ द सेकेंड लेयर is above, when the sphere of the second layer, जब second layer की sphere is above the void of the first layer, वही वाली बात कि 3 संतरों पे एक संतरा, कह रहा है जब second layer के spheres जब होते हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर, यानी ये तो पूरी जनरल बात चली, मैं तुम्हें वही समझा रही हूँ कि जब 3 के ऊपर एक आता है तो अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म। तो कौन सा वॉइड बनता है, एक वॉइड बनता है जिसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो व्हेन द स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड। अब ये आपका डायग्राम था, यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, ये 3
कि बीच में जब ऊपर एक आता है तो टेट्राहेड्रल, ये टी यानी टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ भी बना दिया है। कोई सा भी एक डायग्राम आप बना सकते हैं। तो जल्दी से आप बनाएंगे। फर्स्ट पैटर्न मेरे दिमाग में आपके आ गया है। सबके सब इमेजिनेशन करोगे, सब उसको अगर इमेजिन करके ज्योमेट्रिकल शेप दिमाग में बना लोगे तो आप कभी भी कुछ भी अपने आप लिख सकते हो, आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब तक लिख रहे हो, आई एम गिविंग यू टाइम टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस 3 स्फीयर ओवर, एंड उसके ऊपर एक और आई विल रिवाइज अगेन द इन 3D क्लोज पैकिंग we have done a square close packing in 3D, which was very simple. Now we are doing 3D close packing, but from HCP close pack layer, which is in 2D HCP close pack layer. We are taking the 3 dimension we are taking. तो उसके अंदर हम जो सेकेंड लेयर 3 डायमेंशन में फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर होएगा। फर्स्ट लेयर HCP का दिमाग में सबके है। अब जब सेकेंड लेयर रखा है वो भी आपको बता दिया। सेकेंड लेयर स्फेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली फ्रॉम द फर्स्ट लेयर स्फेयर्स in such a way that over 3 spheres one sphere is there. When these spheres of second layer are arranged, they are arranged in such a way that they are not covering all the triangular voids of the first layer. Then the second layer sphere, when they are above the first layer, like in such a way that one sphere over 3 sphere, then a tetrahedral void is formed, and it is given by the name tetrahedral void because it join लाइक 4 स्फेयर्स है ना, 4 स्फेयर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये मैंने 5th पॉइंट यहाँ लिखा है, वो अपन लिखेंगे अब। नाउ आई थिंक 4th हो गए। नाउ राइट द 5th पॉइंट। दीज वॉइड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दीज वॉइड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स because a tetrahedron is formed when the center of these 4 spheres are joined. So these voids are called what? Tetrahedral voids. Why? Because a tetrahedron is formed कब? When the center of these 4 spheres are joined. जब ये चारों spheres का center join करेगा तो हमारे पास एक tetrahedron बन जाएगा। So this is all about the how like this is the first pattern कि how the second layer spheres are arranged on the first layer hexagonal close packed। ये इस तरीके से जमा हो सकती है, अरेंज हो सकती है। अब दूसरा तरीका क्या है अरेंजमेंट का, वो भी मैं आपको समझा रही हूँ अभी। दूसरा तरीका क्या है बेटा, पहले आप लिख लो ये हेडिंग, यहाँ से लिख लो पहले अपनी कॉपी में। सेकेंड पैटर्न ऑफ अरेंजिंग, सेकेंड पैटर्न ऑफ अरेंजिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर HCP। फर्स्ट लेयर HCP का अब सेकेंड तरीका जिस तरह से सेकेंड लेयर की जो स्फेयर्स हैं वो फर्स्ट लेयर HCP पे किस तरह से आके अरेंज हो सकती हैं। अब सेकेंड मेथड पहले समझ लो, मुझसे समझ लो पहले, बताएं कैसे हो सकती हैं। वो डायग्राम भी बता दूंगी, जैसे अभी बनाना नहीं हो तो सब बना हुआ है अपने पास, वहाँ पर भी, यहाँ भी ये भी बना हुआ है मैंने। जैसे ये आपके पास फर्स्ट लेयर की स्फेयर है, जैसे सपोज दीस आर दी फर्स्ट लेयर स्फेयर, वो जो हेक्सागोनल की थी वही वाली, कोई नया काम नहीं करा मैंने, वही वाली फिर से बना के बता रही हूँ। अलग से जब टीचर बनाता है तो बच्चे को ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है एज़ कम्पेयर टू द बुक में जो डायग्राम है वो देख के ठीक है, पर जब टीचर बनाता है ज़्यादा अच्छा आता है। अभी मैं फर्स्ट लेयर की बना रही हूँ, थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल बना रही हूँ अभी, जैसे फर्स्ट लेयर HCP बना रही हूँ, बट पूरा नहीं बना रही, थोड़ा सा बना के और समझा रही हूँ उसमें। तो जैसे ये फर्स्ट लेयर स्फेयर आपका HCP का है, ये जैसे है ना। अब अगर अपन ने इसके ऊपर यूं करके बनाया 3 के ऊपर, तो वो अभी जो फर्स्ट पैटर्न पढ़ा था। सेकंड पैटर्न क्या है, पहले इसको जरा सा और बना दें, फिर समझ में आएगा अच्छी तरह। 1 मिनट, अपन ये HCP का पूरा बना लेते हैं, उसके ऊपर फिर जरा समझा देंगे। ब्लैक कलर या कोई अलग कलर के पेन से आप जब डिपेक्ट करोगे सेकेंड लेयर तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मिनट वेट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेयर, ये हो गया। अब जब आप सेकेंड लेयर की स्फेयर्स पे बना रहे हैं बेटा, तो आप 3 के ऊपर 1 नहीं बना रहे, बल्कि कैसे बनाएंगे अपन कि हर 3 के ऊपर 3 आ रही हैं। जैसे ये 3 है, इनके ऊपर 3 आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। जहाँ 1 है वहाँ 2 आ रही हैं ये, और जहाँ 2 है वहाँ 1 आ रही है। दिमाग में चला, जैसे ऐसा ये 3 है आपकी, ये देखो आपकी ये 3 है, ये अलग से बनाया हुआ है मैंने, बट फिर से बना रही हूँ मैं। इन 3 के ऊपर जहाँ 1 है वहाँ 2 है, ये ऐसे। ये सब इमेजिनेशन कर सकते हो आप कि कैसे इमेजिन करा मैंने कि ये मेरे 3 संतरे रखे हैं, ये एक संतरा, ये एक संतरा, ये एक संतरा, ये 3 संतरे रखे हैं मेरे।
इन 3 संतरों पे मैंने 3 संतरे डाल दिए, ऐसे जहाँ 1 संतरा था वहां 2 रख दिए और जहाँ 2 थे वहां 1 रख दिए। तो ये दिमाग में जब आप चलाओगे तो आप ध्यान से चलाना कि जो नीचे वाले 3 संतरे थे उनका जो ट्रायंगुलर वॉइड है और जो ऊपर वाले 3 संतरे रखे उनके जो बीच का ट्रायंगुलर वॉइड है वो पूरा एक बड़ा वॉइड बन गया, मतलब पूरा कवर हो गया। वो समझ आ रहा है? 3 संतरे जो नीचे हैं उनके अंदर उनके बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड है, 3 संतरे जो ऊपर है उनके बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड है। वो जब पूरा का पूरा एक बड़ा वॉइड बन गया तो वो 6 स्फेयर के बीच में आ गया, और 6 स्फेयर के बीच में जब कोई भी वॉइड आता है उसे कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वैसे भी आपको पता है कि 6 हमने कब से पढ़ते हैं कि 6 होता है, SF6 का ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो उस वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये, अभी लिखेंगे नहीं, अभी सुनेंगे बस 1 मिनट कि क्या कहा। सेकेंड पैटर्न ऑफ अरेंजिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। Second layer spheres are arranged in such a way that 3 spheres for second layer on 3 spheres of first layer in opposite direction. Opposite direction में ही जहाँ 1 है वहाँ 2 है, जहाँ 2 है वहाँ 1 है। Here the triangular void in second layer are above the triangular void in the first layer. ठीक है, दोनों ट्रायंगुलर वॉइड अबव नीचे हैं। Such voids are surrounded by 6 sphere and are called octahedral voids. अब मैं एक काम करती हूँ, इस डायग्राम को आपको इसमें भी डिपेक्ट करके बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि मैडम आपने हमें दिखाया नहीं। तो हम आपको यहाँ पर भी बताए थे ये डायग्राम, बुक में से भी आप देख लेंगे इस डायग्राम को, ठीक है। तो अपन ने जो बनाया है, जो डिपेक्ट करा है थोड़ा सा, वो आपके दिमाग में आ जाएगा। ये आपका डायग्राम आ रहा है, ये वाला, ये आपका डायग्राम है। देखिए ध्यान से देखें आप, ये तो आपका ट्रायंगुलर वॉइड वाला है, इसके नीचे आएगा ये वाला। अच्छा, इन्होंने इसी के अंदर पूरा डायग्राम को कर दिया है, मतलब एक ही डायग्राम में इन्होंने पूरा डिपेक्ट करा है। कैसे? जैसे ये आपकी एक स्फेयर है, ये 3, ये देखो ये एक स्फेयर, ये एक स्फेयर, एक ये स्फेयर, इसी डायग्राम के ऊपर जो 3 स्फेयर है उनके ऊपर फिर ये 3 आ गई। बट इस डायग्राम में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, ना दिख रहा है अच्छी तरह। ये इस डायग्राम में अच्छी तरह दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया था बिल्कुल वैसे ही डायग्राम जो बनाया है। ये ब्लू वाली जो है 3, ये मैंने ऐसे डिपेक्ट करा है। ये 3 संतरे नीचे रखे हैं, उनके ऊपर 3 संतरे ऐसे रखे हैं, जहाँ 1 है वहाँ 2 है, ये दिख रहा है, जहाँ 1 है वहाँ 2 है, और जहाँ 2 है वहाँ 1 है। तो ये इसके बीच में जो खाली जगह आ रही है, मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो, ये 3 संतरे और ये नीचे 3 संतरे, सेकेंड लेयर के 3 संतरे और फर्स्ट लेयर के 3 संतरे, 6 संतरों के बीच की जो खाली जगह है अंदर, वो एज्यूम करो जो अंदर खाली जगह है वो जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वो जो है अपनी, वो जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। समझ गए? तो इसको अपन कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो आई होप कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह डिपेक्ट हो गया, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में भी आ गया होगा। अब अपन इसको लिखेंगे, यकीनन आपको समझ में आ गया है, तो आप अच्छी तरह इसको अपन अब डिपेक्ट करेंगे। अब देखिए आप अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। नाउ वी आर राइटिंग हेयर क्लोज पैकिंग का सेकेंड लेयर, है ना। तो अब अपन लिख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड पैटर्न ऑफ अरेंजिंग second layer over the first layer HCP, over the first layer HCP। समझ गए? तो अब आप लिखो मेरे साथ, second pattern of arranging second layer over the first layer HCP। आप बाद में चाहो तो ये स्ट्रक्चर भी बना लेना यहाँ से, या ये पूरा बना सकते हो, बाद में बनाना। लेकिन अब लिखेंगे आप second layer spheres are arranged, second layer spheres, second layer spheres are arranged in such a way that second layer spheres are arranged in such a way that three spheres for the second layer on 3 spheres of first layer in opposite direction। मतलब मेरा सिर्फ कहना यह है कि समझना ठीक है, बट कॉपी में उस चीज को लिखना भी बहुत साइंटिफिक वे में आना चाहिए कि कैसे लिखा जाएगा। तो क्या कह रहा है, सेकेंड लेयर स्फेयर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट 3 स्फेयर्स फॉर सेकेंड लेयर ऑन 3 स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई कहे कंपेयर करने का, तो फर्स्ट पैटर्न क्या था कि सेकेंड लेयर स्फेयर्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट ऑन 3 स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर 1 स्फेयर ऑफ द सेकेंड लेयर इज अलाइंड। यहाँ पर ऑन 3 स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर 3 स्फेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर आर अलाइंड
इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो ट्राइंगुलर वॉइड है सेकेंड लेयर के, वो फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर आ जाएंगे, और जो इन 6 स्फेयर्स के बीच के जो वॉइड बनेगा उसे क्या कहोगे आप? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब आप ये लिखेंगे जल्दी से, इसको आप ए कर दीजिए, इस पॉइंट को ए कर दें अपन, और इस पॉइंट को बी कर देते हैं ताकि सिस्टमेटिक वे में रहे। तो अब बी लिखेंगे आप, हेयर द ट्राइंगुलर वॉइड इन सेकेंड लेयर, हेयर द ट्राइंगुलर वॉइड इन सेकेंड लेयर आर अबव द ट्राइंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर, here the triangular void in the second layer are above the triangular void in the first layer. Such voids are surrounded by 6 spheres. Such voids are surrounded by 6 spheres and are called octahedral void. इनको कहा जाता है OV and are called octahedral void and are called ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ गया सब लोग? तो ये पूरा आपको मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया समझ आ गया कि हाउ यू अरेंज द सेकेंड लेयर स्फेयर्स ऑन द फर्स्ट लेयर स्फेयर्स बाय लाइक विद बोथ द पैटर्न्स, है ना। अपन ने ये पूरा देख लिया। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझाना है, वो समझ आके और मजा आएगा कि जैसे एक यूनिट सेल होती है हमारी, है ना। मैंने उस दिन बताया था तुम लोगों को, डायग्राम भी दिखाया था कि एक यूनिट सेल के अंदर 8 क्यूब्स होते हैं। एक यूनिट सेल में 8 क्यूब्स होते हैं। हर बच्चा जानता है क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। अगर आप अपने रूम में बैठे हो जिसमें उसमें देखोगे तो आपको 8 कॉर्नर्स दिखेंगे, क्योंकि नॉर्मली रूम क्यूबिक या जो भी है पर उसमें 8 कॉर्नर्स होंगे। अगर आप उन 8 कॉर्नर्स को हर एक को छोड़ के एक एटम रख दो, मतलब 8 कॉर्नर्स हैं, एक छोड़ के जगह एक एटम बैठा हुआ है, और उन चारों एटम को अगर आप जोड़ोगे तो एक टेट्राहेड्रॉन मिलेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक क्यूब के अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, और एक यूनिट सेल में कितने क्यूब्स होते हैं? 8 क्यूब्स होते हैं। तो मतलब एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे बताओ? 8 ना, पक्का। तो एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होंगे। अब कोई कहेगा आपसे कि मैडम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बताइए हमें, तो मैं आपको बहुत आसान से समझा सकती हूँ। इतना मैथ्स हम सबको आता है कि हम सबको पता है कि एक क्यूब के अंदर एजेस कितनी होती हैं। आप ज़रा सा चैट बॉक्स में बताना मुझे कि एक क्यूब के अंदर एजेस कितनी होती हैं। ऑफ कोर्स करेक्ट, 12 एजेस। पता है एजेस क्या होती हैं? ये जैसे ये मेरा क्यूब बना है, मैंने देखो ये मैंने क्यूब बना है, ध्यान से देखो आप, ये आपका क्यूब बना हुआ है, ये दिख रहा है सबको क्यूब एक बना हुआ है, ये क्यूब। इस क्यूब का ये जो एज है ये एज होता है। तो मैंने रेड से करा है 1 2 3 4। फर्स्ट वाले ऊपर 4 एजेस, नीचे 1 2 3 4 ये 4 एजेस, फिर ये कोनों पे ये जो लंबा है 2 ये और 2 ये, तो मतलब टोटल अगर तुम मिलाओगे तो कितनी है? 12 एजेस हैं। एक के क्यूब में 12 एजेस होती हैं, और हर एज के सेंटर पे ध्यान रखना एक पार्टिकल बैठा होता है। हर एज के सेंटर पे मतलब ये नहीं कह रही थी मैं, जो हाँ पार्टिकल जो बैठा है एज पे वो कंट्रीब्यूट करता है 1/4। ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे समझ लो, एक के जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक लेयर में 4 क्यूब है, 1 2 3 4 4 क्यूब है, और दूसरे लेयर में भी 4 क्यूब है। याद है तुम्हें वो यूनिट सेल के? अगर एक कोई सा भी क्यूब बीच में देखो तो तुम देखोगे, जैसे ऐसे समझो, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, और एक कमरा ये, 4 कमरे हैं। तो एक कमरा के एक दीवार यहाँ से जुड़ी हुई है, एक उससे पीछे आगे वाला, और एक इधर वाला मेरे तरफ, एक तुम्हारे तरफ, एक इस साइड और एक इस साइड। मतलब कहने का क्या है सब बात का कि जो भी एटम एच सेंटर पे बैठता है वो अपने घर में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/4। अपने घर में कितना कंट्रीब्यूट करता है बेटा? 1/4 टू इट्स ऑन यूनिट सेल। मतलब क्या हुआ इस पूरी बात का? इस पूरी बात का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने बताया था, जो कॉर्नर पे एटम होता है वो अपने घर के लिए 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, जो फेस सेंटर पे होता है वो अपने घर के लिए हाफ करता है कंट्रीब्यूट, याद आया? जो बॉडी सेंटर पे होता है वो अपने घर के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन देता है, और जो एज सेंटर होता है, एज पे जो होता है, वो अपने घर के लिए 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब कहा यह गया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो कहाँ बैठे रहते हैं? ध्यान से सुनना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं हर एज के सेंटर पे बैठे होते हैं, और एक बॉडी सेंटर पे बैठे होते हैं। तो एजेस कितनी है? 12। 12 इंटू 1/4 यानी 3, और एक बॉडी सेंटर वाला फुल्ली कंट्रीब्यूट करेगा, तो 3 + 1 4। इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड अगर 8 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जस्ट उनके आधे होते हैं 4। अब ये चीज मैंने देखो कैसे लिखी है, मैं समझा रही हूँ आपको। इन 1 यूनिट सेल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट। अभी अपन लिख भी देंगे क्यों होंगे। अब ये फिर अभी एक काम करते हैं,
अभी अपन ने आपने हाँ वो तो लिख लिया है ना। अब देखो इसमें एक चीज और समझा रही थी मैं इसके अंदर कि इन वन यूनिवर्सल ए टेट्राहेड्रल वर्ड एग्जिस्ट, एटम एट द एज कंट्रीब्यूट 1/4 टू इट्स ऑन यूनिट सेल, तो 12 into 1/4 इक्वल टू 3 एटम प्लस 1 इक्वल टू 4। अब इसको जरा सा सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं अपन, एक मिनट रुक जाओ, अपन एक थोड़ा सिस्टमेटिक वे में इसको लिख रहे हैं, आप मेरे साथ इसको सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, जरा सा समझ में भी आ जाएगा आपके, ठीक है। क्या मतलब सिस्टमेटिक वे में, आई विल टेल यू हाउ वी विल राइट टुगेदर। देखो ध्यान से समझो आप, इन वन यूनिट सेल देखो लिखा है ना, आपने लिखा है तो आप लिखो इन वन यूनिट सेल ए टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट, वहीं पर अपन जरा सा ऐड कर रहे हैं चीजें, ठीक है, यहाँ पर अपन ला के और यहाँ ऐड कर रहे हैं, इन वन यूनिट सेल ए टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट। अब यहाँ लिखोगे एज इन, इसको मतलब जरा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एज इन वन यूनिट सेल, एज इन वन यूनिट सेल 8 क्यूब्स एग्जिस्ट। एक यूनिट सेल में कितने क्यूब्स हैं, 8 है ना। तो एज इन वन यूनिट सेल 8 क्यूब्स एग्जिस्ट, in each cube particles are present at alternate corners, जो भी समझाया था वही लिख रहे हैं अपन। तो अगेन किस चीज का अपन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इस लाइन का, इन वन यूनिट सेल ए टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट जो है ना, इसको अपन समझा रहे हैं, क्योंकि आपने अब देख लिया कि फर्स्ट पैटर्न में आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड आए, सेकंड पैटर्न में आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड आए। अब अपन को ये तो पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते कहाँ हैं, कहाँ होते हैं और किस तरह से होते हैं, पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। तो वही चीज समझा रही हूँ मैं कि इन वन यूनिट सेल ए टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट, एज इन वन यूनिट सेल 8 क्यूब्स एग्जिस्ट, in each cube particles are present at alternate corners, हर क्यूब पे पार्टिकल्स कहाँ होंगे, alternate corners पे। when these particles are joined, then a tetrahedral void is formed, means one tetrahedral, टीवी कर दिया इस वक्त, टेट्राहेड्रल वॉइड इन वन क्यूब है ना, एक क्यूब में कितने, 1 टेट्राहेड्रल वॉइड, सो टोटल 8 tetrahedral void in 1 unit cell, ठीक है बेटा, कितने हो गए, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 1 यूनिट सेल। आप पूरा कंप्लीट करो, फिर जब तक मैं समझाती जाती हूँ फिर से अच्छी तरह, कि हमने देखा कि एक यूनिट सेल में पिछले लेक्चर में बताया गया था कि 8 क्यूब्स होते हैं, हर क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे एक पार्टिकल है, जब वो पार्टिकल ज्वाइन करेंगे तो एक वॉइड बनेगा। इसका मतलब है एक क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और एक यूनिट सेल में 8 क्यूब्स होते हैं, यानी एक यूनिट सेल में हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट। इज इट क्लियर टू यू? आई होप कि बहुत अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें ये देखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं, तो ये मैंने अभी आपको समझाया है, फिर से समझा रही हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर एज के सेंटर पे एक बैठा रहता है और एक बॉडी सेंटर पे बैठता है। जो एज वाला होता है वो अपने घर पे कंट्रीब्यूशन देता है 1/4, 12 एजेस हैं, 12 × 1/4 3, और एक बॉडी सेंटर का, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, मतलब जस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड से आधे होते हैं। तो अब अपन यहाँ पर भी इसको सिस्टमेटिक वे में पहले लिखेंगे, फिर बाद में ये सब लिखना, अभी जगह बना रहे हैं, न्यू लाइन से लिखेंगे। यहाँ पर एक स्टार लगा लिया, आप एक स्टार लगा के आप लिखेंगे मेरे साथ, octahedral voids are present at each edge center, है ना। तो octahedral void कहाँ होते हैं, at each edge center के ऊपर octahedral void होते हैं, as well as one
at body center as well as one at body center, है ना। तो एक एक एज सेंटर पे होता है और एक बॉडी सेंटर पे। सो 12 एजेस आर देयर, सो 12 एजेस आर देयर इन अ क्यूब। 12 एजेस आर देयर इन अ क्यूब। क्यूब में कितनी एजेस हैं? 12। एंड ईच एज सेंटर, ईच एज सेंटर, हर एज सेंटर वाला कंट्रीब्यूट कितना करता है बेटा? 1/4, कंट्रीब्यूट 1/4 टू इट्स ऑन यूनिट सेल, कंट्रीब्यूट 1/4 टू इट्स यूनिट सेल। ईच एज सेंटर कंट्रीब्यूट 1/4 टू इट्स ऑन यूनिट सेल। ठीक है, मीन्स, अब यहां से ले लो अपन ये जो लिखा है, मीन्स यहां से पूरा ये उतार लो, उसके बाद ये लिख लो पहले यहां से। चलो फिर से जगह। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर एज वेल एज one at body center. So 12 edges are there in a cube and each edge center contribute 1/4 to its own unit cell. Means ये वाला फॉर्मूला डाल दो। 12 into 1/4 इक्वल टू 3 एटम प्लस 1 बॉडी सेंटर, ये बॉडी का है, इक्वल टू 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए हमारे पास? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए। यहां तक समझ गए सब लोग? तो अब ये बात ध्यान में रखेंगे अच्छी तरह कि एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब एक लास्ट चीज बता रही हूँ उसमें बस में, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब, जैसे मैं बताऊँ सिंपल तरीके से, जैसे किसी ने कहा कि मैंने अपना सूटकेस में, मैं जा रहा हूँ यूएसए, मैंने अपने सूटकेस में 4 शर्ट रखे हैं, 4 जीन्स, 4 शर्ट रखे हैं, 4 जीन्स रखे हैं मैंने, और 4 पेयर ऑफ सॉक्स रखे हैं। तो मेरा जो क्लोज पैकिंग है कितनी है? 12। 4 शर्ट, 4 जीन्स और 4 सॉक्स के पेयर। तो मैंने कितनी चीजें रखी हैं? 12। तो मेरी क्लोज पैकिंग 12 है ना। क्लोज पैकिंग का मतलब कितने पार्टिकल्स हैं अपने क्रिस्टल के अंदर। तो अपने सूटकेस में ये कितने हो गए? 12 पार्टिकल्स हैं। तो क्लोज पैकिंग 12 हो गई। अब कहा यह जाता है कि जितनी क्लोज पैकिंग है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर उतने ही होते हैं। जैसे अगर 12 आइटम आपने रखे हैं सूटकेस में तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 12 होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड आपने खुद देखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? जस्ट डबल होते हैं उसके। ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो पैकिंग में ही थे, बॉडी सेंटर, एज सेंटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छी तरह। और ये अभी जब आगे वाली क्लासेस में अपन जब वो करेंगे न्यूमेरिकल्स और मतलब फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन, जब वो बहुत काम आएंगे। तो अब क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ, देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इस चीज़ को जो मैंने लिखा है। आप लिखते जाएं, चाहे तो स्टार लगा के इंपॉर्टेंट भी लिख लें। If number, n यानी नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फेयर्स इक्वल टू n, अपन ने ऐसी सिंबल n दे दिया, क्लोज पैक स्फेयर का सिंबल n दे दिया ना। अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड n है, तो इफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फेयर इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ OV यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू n, एंड नंबर ऑफ TV यानी टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2n। OV यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल, V फॉर वॉइड, और TV यहाँ पर ऑफ कोर्स टेट्राहेड्रल। तो जितना पैकिंग होती है, जितनी स्फेयर्स होती हैं पैकिंग में, उनको अपन ने जैसे n से मान लिया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर जो है उन्हीं के बराबर होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड उनसे जस्ट डबल इन नंबर होती है। तो अगर क्लोज पैक स्फेयर आर n, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू n, वाइल टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2n। तो आज हमने क्या पढ़ा है आप ये देखिए। आज हमने पढ़ा सेकेंड लेयर को जमाना। उस दिन से शुरू कर दिया था, पर उस दिन थोड़ा सा पढ़ा था। आज पूरा अपन ने सेकेंड लेयर कैसे जमेगा वो पूरा पढ़ लिया। तो क्या कंक्लूजन निकला? जल्दी से फास्ट रिवीजन वाला। फर्स्ट लेयर से शुरू करूँ। फर्स्ट लेयर एक रो में स्फेयर जमा दी। सेकेंड लेयर 2 तरीके से जम रहा था। सेकेंड जो अरेंजमेंट था आपका 2D वाला, सॉरी 1D में एक लेयर, 2D में आपका अरेंजमेंट था एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सारी एक जैसी स्फेयर एक ही लाइन में, एक पेज पे, एक हाथ में। हेक्सागोनल में स्टैगर्ड मैनर 8 7 8 7 ये हो गया था। उसके बाद आपने देखा था सेकेंड लेयर का जमना, मतलब 2D हो गया था कि 2D का स्क्वायर क्लोज पैक हो गया था और हेक्सागोनल क्लोज पैक हो गया था। फिर 3D पे आए थे, तो 3D के अंदर पिछली लेक्चर में
3D का जो सेकंड स्फीयर था, सेकंड लेयर था या थर्ड लेयर था, सब एक जैसे थे। जैसा फर्स्ट लेयर स्क्वायर क्लोज पैक था, ऐसी सारे लेयर्स एक जैसे जम गए थे, तो वो क्या नाम था उसका, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। उसकी जो यूनिट सेल थी वो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल थी। आज हमने क्या पढ़ा कि सेकंड लेयर 3D में सेकंड लेयर कैसे जमाना है। सिंपल सी मतलब हिंदी में कि 3D में सेकंड लेयर कैसे जमेगा। सेकंड लेयर जमने के दो तरीके पढ़े, बस बहुत डेप्थ में पढ़े क्योंकि बहुत डेप्थ था उनमें। सेकंड लेयर तरीके जमाने का पहला तरीका ये था कि फर्स्ट लेयर दिमाग में सबके HCP है, मतलब हर दो संतरों के बीच में एक संतरा आया था, ये पूरा एक लेयर था। सेकेंड लेयर जब जमेगा तो हर 3 संतरों के ऊपर एक संतरा आ रहा है, ये पहला पैटर्न था। इस पैटर्न में सारे ट्रायंगुलर वॉइड जो थे वो कवर नहीं हुए थे। हर 4 संतरे, 3 नीचे और एक ऊपर, उन संतरों के अंदर एक जगह थी, उसका नाम था टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि वो 4 स्फीयर्स को ज्वाइन कर रही थी। इस वाले के अंदर जो फर्स्ट लेयर था HCP का, जो स्टैगर्ड मैनर वाला, सेकेंड लेयर में हर 3 के ऊपर एक, थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसा। फिर इस तरह से ये पैकिंग चलती जा रही थी 3D के अंदर। ठीक है, ये आपका कौन सा था, सेकेंड लेयर को कैसे हम अरेंज करेंगे। उसके बाद हमने देखा सेकेंड पैटर्न क्या था कि अगर आपकी फर्स्ट लेयर की स्फीयर में 3 संतरे हैं तो सेकेंड लेयर की स्फीयर में भी 3 संतरे रखे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स कवर हो गए थे और एक 6 स्फीयर के बीच में खाली जगह आई थी, इसको हमने नाम दिया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर लास्ट में हमने ये पढ़ा कि अगर क्लोज पैकिंग हमारे पास, क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होएगा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स हर क्यूब में एक होता है और यूनिट सेल में 8 क्यूब्स हो तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पे होता है, 12 एजेस है लेकिन कंट्रीब्यूशन 1/4 है तो 3, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे बैठता है तो टोटल 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्लोज पैकिंग स्फीयर के बराबर होते हैं लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स उनसे डबल होते हैं। तो ये इस तरह से अपन ने आज का लेक्चर करा है। अब अगला लेक्चर हमारा होगा जहां हम पूरी क्लोज पैकिंग खत्म कर लेंगे कि थर्ड लेयर को हम सेकंड लेयर पे कैसे जमाएंगे। तो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। बट वो नेक्स्ट लेक्चर जब ही समझ में आएगा जब आपने पिछला वाला क्लोज पैक का और आज वाला दोनों पढ़ेंगे, जब जाके कंटिन्यूशन में आपको थर्ड लेक्चर भी समझ में आ जाएगा। तो विद दिस कोट आई वांट टू फिनिश माय क्लास from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. Please don't forget to subscribe the channel and like the video, as well as you have to share with many of your friends. So with this quote I want to finish my class.